हेलो एवरीवन, मैं विकास शर्मा। कक्षा 12 के लिए चैप्टर नंबर 5 हमारा रनिंग में है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। इस चैप्टर में जो लास्ट क्लास हमारी रही है उस क्लास में हमने पढ़ा है अपवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने लास्ट क्लास में इसका एक डेरिवेशन किया और उससे हमने कैलकुलेट किया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवाह वेग या अपवहन वेग जो होता है वो होता है कैपिटल E अपॉन m टो बार। ध्यान देंगे यहाँ पे मैंने केवल इसका परिमाण लिखा है, इसकी दिशा नहीं लिखी, इसलिए मेरे को नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है गतिशीलता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है, तो देखिए अगर इस फॉर्मूले को देखूं तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि Vd जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, E के, यानी कि अपवहन वेग जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, उतना ही अपवाह वेग या अपवहन वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे Vd इक्वल टू म्यू E, यहाँ पर म्यू एक समानुपाती नियतांक है जिसे गतिशीलता कहते हैं। तो अगर म्यू की वैल्यू देखी जाए यहाँ से तो म्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा Vd अपॉन कैपिटल E। तो परिभाषित हम कर सकते हैं गतिशीलता को क्या, कि किसी चालक के लिए अपवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, अपन गतिशीलता कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट पर मीटर। तो मीटर ऊपर चला जाएगा तो हम ओवरऑल इसकी यूनिट लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड। मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड, या फिर आप दूसरा मात्रक बना सकते थे भाई, चाल जो हो गई या स्पीड जो हो गई उसका हो गया मीटर प्रति सेकंड, जबकि विद्युत क्षेत्र का होता है न्यूटन पर कूलाम। तो एक मात्रक इसका ये बन गया मीटर इंटू कूलाम अपॉन सेकंड इंटू न्यूटन। न्यूटन को भी आप और तोड़ सकते हैं, तो ये बहुत आसानी से अपन इसका मात्रक बना सकते हैं। गतिशीलता को मैं वापस रिपीट करूं तो गतिशीलता क्या है, अपवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। देखिए आगे की बात, अगर इस फॉर्मूले में मैं अपवहन वेग Vd का वैल्यू रख देता हूं तो म्यू मेरे को मिलता है म्यू इक्वल टू E कैपिटल E अपॉन m इंटू टो बार, ये Vd की वैल्यू हो गई, और अपॉन E ये यहाँ पे आ गया कैपिटल E। तो कैपिटल E से कैपिटल E कैंसिल आउट हो जाएगा और म्यू हमारे पास रह जाएगी E अपॉन m इंटू टो बार। तो गतिशीलता क्या हुई, E है यहाँ पे आवेश इलेक्ट्रॉन का, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और टो बार है जो माध्य विश्रांति काल। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि E/m का रेशियो यानी कि आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात जो है जिस कण के लिए ज़्यादा रहेगा उसकी गतिशीलता भी ज़्यादा रहने वाली होगी। ठीक है ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता जो होती है वो होल्स की गतिशीलता से ज़्यादा होती है। आगे हम 16 चैप्टर में इसके बारे में और बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है अपवाह वेग, धारा घनत्व, गतिशीलता, विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर के मध्य संबंध। मतलब इस चैप्टर में अभी तक जो राशियां हमने जिनका नाम लिया है उन सब राशियों के बीच में संबंध हम देख रहे हैं। ठीक है ना, बुक में एक छोटा क्वेश्चन इससे रिलेटेड दो रिलेशन है हम, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों में हम एक साथ रिलेशन देख लेते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है, तो ये आ जाएगा तो यानी कि वो चीज़ भी कवर हो जाती है, और कैसा भी क्वेश्चन आए बोर्ड में या और किसी एग्ज़ाम में आप इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए हमारे पास मान के चलिए कि एक कंडक्टर है छोटा, जिसकी लेंथ जो है वो L है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया
यानी कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, a है। माना चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर स्मॉल n है। प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है। तो अतः संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैपिटल N बोल देता हूं मैं इसको, ये हो जाएगी n इंटू वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो n की वैल्यू हो जाएगी n, आयतन जो होता है वो a इंटू एल के होता है, आपको पता है। जैसे कि एक सिलेंडरी अगर इसको मानूं तो यानी कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। कोई सी भी जो ज्योमेट्री होती है उसका आयतन जो होता है वो होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को उसकी लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू एल, तो NaL, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ गई। अतः संपूर्ण चालक में मुक्त आवेश डेल क्यू, मैं इसको बोल देता हूँ, और डेल क्यू जो होता है वो n इंटू ई होता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो n की वैल्यू NaL, अरे भाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ये है और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो है वो स्मॉल e है, तो NaLe हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं अपन। आगे बात करें तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd के साथ एक एज से दूसरे एज पे पहुंचता है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पहुंचेगा तो उसमें टाइम जो लेगा एक इलेक्ट्रॉन द्वारा चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय डेल टी, इसको अपन बोल देते हैं डेल टी, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी यहाँ से एल और चाल जो इसकी है वो वी डी। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ तक अगर हमें पता चल गया तो हम चालक में धारा निकालना चाहें, चालक में धारा जो हो जाएगी वो हो जाएगी आई इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो आई इक्वल टू डेल क्यू की वैल्यू है NaLe अपॉन डेल टी की L इंटू वी डी। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और इस प्रकार हमें I की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी I इक्वल टू NeAVD। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन है बच्चों ये, है ना। पूरे जब जब इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर पढ़ोगे आप तो ये क्वेश्चन या ये रिलेशन वहाँ काम आता ही आता है। ये इक्वेशन नंबर जो भी है 3rd बन गई जैसे कि, ठीक है। अब अगर हम करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व की बात कर लें तो J बराबर क्या होता है I अपॉन A। तो J इक्वल टू हो जाएगा NE, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं मैं NeVD। क्वेश्चन नंबर 4। जो जो वैल्यूज आपको पता है आप लिखते जा सकते हैं। इसके बाद में आपको पता है VD की वैल्यू होती है E कैपिटल E अपॉन M टो बार। तो आप इन इक्वेशन 3rd समीकरण 3 में रख दीजिए। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी NeA E कैपिटल E अपॉन M इंटू टो बार। इसको मैं साथ लिख दूं तो NE स्क्वायर A अपॉन M कैपिटल E इंटू
टोबार। इसी तरह जे की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम टोबार। बिल्कुल इजी है। आई और जे में तो केवल एक ए जो है वो कम हो जाता है। अब देखिए आप आगे, आपको पता है एक और रिलेशन, आपने अभी जो मेन रिलेशन था वो ये है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब आप इसको इक्वेशन नंबर जो भी बन गई थी, सपोज करो 4 बन गई थी, 5, ये 6 है ना। अब वी डी की वैल्यू होती है म्यू इंटू ई के, आपने देखा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ई ए म्यू ई। और इसी तरह जे की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी एन ई म्यू ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे ही आपको पता है कि E इक्वल टू होता है dV अपॉन डी आर। ई और मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और विभवांतर में जो संबंध है वो होता है E इक्वल टू dV अपॉन डी आर। अब dV यानी कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं V मान लेता हूं और इनके बीच की दूरी L है, तो E को मैं E की जगह V अपॉन L लिख सकता हूं। तो I जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन ई ए म्यू V बाई L। और इसी तरह J की वैल्यू हो जाएगी एन ई म्यू V बाई L। ये लीजिए जितने सारे रिलेशन हैं वो हमने यहाँ पे देख ली। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम का नियम। बिल्कुल इजी सा टॉपिक, आप पहले बिल्कुल इतना ही पढ़ चुके हैं जितना अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए जल्दी से, ओम के नियम को समझने के लिए आप सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे मान लीजिए एक कंडक्टर लगा हुआ है, एक चालक है, प्रतिरोध भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको करंट को नापने के लिए इसमें एमीटर लगाया गया, एक बैटरी पावर सप्लाई के लिए, एक स्विच लगा दिया, एक धारा नियंत्रक जिसको रियोस्टेट कहते हैं अपन, और सिंबल हम आर एच यूज करते हैं वो लगा दिया। ये बैटरी हो गई प्लस माइनस, और ये स्विच जिसको आप कुंजी कह देते हैं वो है, ठीक है ना। अब यहाँ विभवांतर को मापने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया। तो ये बेसिकली ओम ने परफॉर्म किया था, इसलिए इसको ओम्स लॉ कहा जाता है। और ओम ने क्या बताया कि मान लीजिए ये जो कंडक्टर है या ये जो प्रतिरोध है या ये जो चालक है, इसकी भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए। भौतिक अवस्थाओं में इसका ताप हो गया, दाब हो गया, और बाकी आर्द्रता और सारी चीज़ें जो हैं उनको अगर अपन नियत रखते हैं, तो उसने बताया कि इस चालक में जब धारा प्रवाहित करवाई जाएगी तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा, क्योंकि बिना विभवांतर के धारा प्रवाहित ही नहीं होती। धारा तो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। तो अब इस बात है, जैसे ये बैटरी है तो इस बैटरी में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, यानी कि ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है, तो धारा जो इसमें प्रवाहित होगी वो इस दिशा में होगी। और ओम ने क्या बोला कि इस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जो है वो समानुपाती होता है किसके, इस चालक में प्रवाहित धारा के। तो वापस बता रहा हूं, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को नियत रखते हुए उस चालक में धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और यहां पे V इक्वल टू आ जाएगा एक नियतांक आर आई। यहां पे R जो है वो एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। R की वैल्यू जो हो जाएगी, R जो हो जाएगा वो हो जाएगा V अपॉन आई। प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर तथा धारा का अनुपात। किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, उस चालक का प्रतिरोध। बाकी एक दूसरी परिभाषा और कह सकते हैं अपन कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसी चालक का एक गुण है जिसके कारण वो स्वयं में से प्रवाहित होने वाली धारा अथवा आवेश का विरोध करता है, प्रवाहित नहीं होने देना चाहता। तो R इक्वल टू V अपॉन आई। अगर इसका मात्रक देखा जाए, मात्रक जो प्रतिरोध का होगा वो होगा, देखिए V का होता है वोल्ट और धारा का होता है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर इसका
मात्रक हो गया। हम विमाएँ भी बना सकते हैं इसकी, विमाएँ। तो विमाएँ बनाने के लिए आपको देखिए v, अब v की विमा अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको डिकोड कीजिए। कैसे? v की जगह आप लिख सकते हैं, देखिए विमाएँ हम बनाएं तो v इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू, ये पता होना चाहिए। तो r की जगह अपन लिख सकते हैं W अपॉन क्यू इंटू आई, ठीक है। अब W की जैसे होती है M1 L2 T-2 कार्य बटा आवेश की होती है A1 T1 और धारा की होती है A1। तो कुल मिला के विमाएँ जो हो जाएगी M1 L2 T-3, T1 ऊपर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा T-3 और A-2। ये हुआ हमारा ओम का नियम, ठीक है ना। ये हमने एक जनरल तरीका देखा। इसके अलावा एक दूसरा ग्राफिकल तरीका और है इसका। देखिए ओम का नियम भी हमें दो पढ़ने हैं इस बार। एक होता है इसका मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, यानी कि स्थूल रूप जो हम पढ़ रहे हैं, स्थूल मोटे मोटे तौर पे ये हो रहा है। और एक होता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म यानी कि सूक्ष्म रूप, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमने जो ये बात करी है, इस बात को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता था, और वो क्या है वो देखिए। ओम ने बोला कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करवाई जाएगी तो इस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर और धारा के मध्य अगर हम ग्राफ खींचते हैं, कहने का मतलब इधर हमने ले लिया वोल्ट यानी कि विभवांतर और इधर हमने ले ली धारा, तो हमने ये देखा कि इनके बीच में जब ग्राफ खींचा गया तो ये मिलता है मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा के, यानी कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ रहा है, देखिए आप, वैसे वैसे वोल्ट का मान बढ़ रहा है। इसका ये जो स्लोप या जो इसका ढाल है वो एंगल थीटा पर है। तो देखिए ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा धारा के बीच खींचा गया ग्राफ जो है वो एक मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा के रूप में प्राप्त होता है, जिसकी ढाल चालक के प्रतिरोध को व्यक्त करती है। अब कैसे करती है वो देखिए। मान लीजिए यहां पे धारा जब I1 है तब वोल्टता जो है वो मान लीजिए V1 है। धारा को बढ़ा के जब I2 कर दिया गया तो विभवांतर जो बढ़ के है वो V2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल हो गया थीटा, ये V2 और ये V1, ये I2 और ये I1। तो अगर मैं इसके लिए स्लोप निकालूं m, जिसको बोलते हैं ढाल, प्रवणता भी कहते हैं आप, तो ये होता है tan थीटा के बराबर, और tan थीटा बराबर हो गया लंब यानी कि V2 माइनस V1 अपॉन आधार I2 माइनस I1। तो m जो है वो आया, इसको मैं बोल देता हूँ डेल V, इस डिफरेंस को मैं बोल देता हूँ डेल V और इसको मैं बोल देता हूँ डेल I। तो m जो हो गया डेल V अपॉन डेल I, और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है कैपिटल R के। तो बिल्कुल ओम के नियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V तथा I के बीच में खींचे गया ग्राफ जो है उसकी प्रवणता या उसकी ढाल चालक के प्रतिरोध को व्यक्त करती है, ठीक है। तो ये हुआ ओम का नियम। अब इसके आगे जो है प्रतिरोध क्या होता है, चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है और चालकता क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।